हेलो बच्चों, बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें 12 क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज़ द सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ। ये सेंटेंस है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सेंटेंस फिर से बता दे रहा हूँ। मैनेजमेंट इज़ द सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट सिस्टमेटिक या सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है एंड एक्सप्लेन सर्टेन जनरल रूल, और कुछ ये जनरल रूल एक्सप्लेन करता है। जनरल रूल मीन्स होता है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये टॉपिक है, मैंने बताया था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो अब ये किधर बात, ये क्या साइंस की तरफ इंडिकेशन दे रहा है या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, या प्रोफेशन की तरफ या आर्ट की तरफ, आप इसको समझ सकते हो। ये जो सेंटेंस हाईलाइटेड है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ। तो अगर आपको याद हो तो जो पढ़े थे हम लोग मैनेजमेंट एज ए साइंस, तो पहला जो फीचर होता है साइंस का वो यही होता है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो उसमें यही इसी को एक्सप्लेन करना है। इसके बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, उसको आप दोबारा एक बार रिकॉल कर लो और उसी को सेंटेंस उसी जो है फीचर्स ऑफ साइंस और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को कंपेयर करके बताना है। तो इसका आंसर इसमें पहले से पता है, बताया गया है, तो आप उसको देख लेना। डिस्कस मैनेजमेंट एज ए साइंस, वो टॉपिक बता चुके हैं, आप एक बार ज़रूर देख लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरज है वर्किंग एज अ ऑपरेशंस मैनेजर। धीरज नाम का एक पर्सन है, वो एज अ ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में काम करता है कंपनी में। तो आपको बताना है नेम द मैनेजेरियल लेवल। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे हम लोग। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल के और भी नाम हैं, लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो आपको इसका बताना है कि ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर है। तो ऑपरेशंस से मीनिंग क्या है यहाँ पे? ऑपरेशंस होता है जो डे टू डे एक्टिविटी है किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का, उसको बोलते हैं ऑपरेशंस। जैसे एनटीपीसी है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ये ऑपरेशंस है। एनसीएल है कोल का प्रोडक्शन, उसके लिए ऑपरेशन है। इंडियन रेलवे है पैसेंजर और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, ऑपरेशंस है। तो ऑपरेशन एक डिपार्टमेंट हो गया। तो किसी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो मिडिल लेवल में आता है। और इसके 4 फंक्शंस भी बताना है, तो वो फंक्शंस मैंने पहले आपको पढ़ाया था, उसको एक बार आप देख लेना। फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है और करके है, रजत इज वर्किंग एज रीजनल मैनेजर। रीजन मीन्स होता है एरिया। जैसे जो बहुत बड़ी कंपनी जो होती हैं, बहुत बड़े फार्म होते हैं, उनको कंट्रोल के लिए कई रीजन में डिवाइड कर दिया जाता है। जोन भी बोलते हैं उसको, नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, जो पूरे कंट्री में है, तो कंट्रोलिंग के लिए अलग अलग रीजन में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये भी, तो रजत रीजनल मैनेजर है, तो ये भी मिडिल लेवल पे काम करता है। उसके फंक्शंस आप ज़रूर पढ़ लेना एक बार, मिडिल लेवल के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेस ऑफ अ मैनेजर डिपेंड्स ऑन द मैनर in which
he practices the conceptual knowledge and in combination of with his own skills। कहने का मीनिंग ये है कि किसी भी मैनेजर की सक्सेस है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो उसका कंसेप्चुअल नॉलेज, दूसरा उसका खुद का स्किल। केवल नॉलेज होने से नहीं होता, उसको अपने स्किल उसको प्रैक्टिस कर करके अपनी खुद का जो स्किल लगाना, जब कंबाइन करते हैं तब वो मैनेजर सक्सेसफुल होता है। तो आपको बताना है कि ये व्हाट नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज इंडिकेटेड इन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में मैनेजमेंट का किस नेचर के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम लोगों ने पढ़ा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 3 पढ़ा था, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो इन तीनों में से आपको पहचानना है कि कौन सा नेचर है इसमें। तो कंसेप्चुअल नॉलेज एंड ओन स्किल्स, तो आर्ट में है ये कि साइंस में है कि प्रोफेशन में है। तो इसका आंसर है आर्ट। आर्ट में पर्सनल एप्लीकेशन होता है, इससे पहचाने हम। थ्योरेटिकल नॉलेज तो साइंस में भी होता है और प्रोफेशन में भी होता है, आर्ट में भी होता है, लेकिन ये जो ओन स्किल है ये आर्ट का फीचर है। तो इससे हम पहचाने कि ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बारे में यहाँ पे बताना है, आपको डिस्कस करना है। इसी क्वेश्चन का दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एवरी मैनेजर हैज़ हिज ओन, उसका खुद का यूनिक वे, अपना खुद का तरीका होता है मैनेज करने का। तो यहाँ भी आ गया ओन, यहाँ भी था ऊपर भी ओन स्किल, वो ओन यूनिक, ये भी उसका भी आंसर वही होगा। मैनेजमेंट एज एन आर्ट आपको एक्सप्लेन करना है, पीछे पढ़ाया गया, आप एक बार देख लें। मेन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडीज होते हैं, उसमें आपको कंसेप्ट पहचानना है। कंसेप्ट सही पहचान के उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर दो, मेन है पहचानना। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से है, पूछ रहा है मैनेजमेंट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। यहाँ भी आ गया पर्सनल। तो ये तीनों सेंटेंस इंडिकेट कर रहे हैं क्या, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो उसको आप एक बार पढ़ लेना, देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बोथ साइंस एंड आर्ट शुड एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस हैं, फंक्शंस पढ़े थे हम लोग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मेन फंक्शंस होते हैं और छोटे छोटे फंक्शन उससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन है, लीडिंग है, मोटिवेशन है, गाइड, तो ये सब भी आते हैं। तो हर फंक्शन में साइंस भी होना चाहिए और आर्ट भी होना चाहिए। साइंस क्या है पढ़े थे, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो वो हर मैनेजमेंट फंक्शन में होना चाहिए। और आर्ट भी होना चाहिए। आर्ट क्या बताए थे, पर्सनल स्किल, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो आपको बताना है एक्सप्लेन विद दिस विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं आंसर। द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, मीन्स ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। क्या कि बोथ साइंस एंड आर्ट शुड एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट के हर फंक्शन में साइंस भी होना चाहिए, आर्ट भी होना चाहिए। तो ये सेंटेंस सही है। कैसे, साइंस एंड आर्ट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है या एक दूसरे के कंट्रास्ट में भी नहीं है। फिर क्या है, रादर दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। साइंस और आर्ट एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को
हेल्प करते हैं। एंड बोथ आर नीडेड इन एवरी मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट के हर फंक्शन में दोनों की नीड होती है, दोनों की। वही बात तो लिखा था, बोथ साइंस एंड आर्ट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, एक्सीलेंट theoretical knowledge does not make a doctor an excellent physician। अगर कोई डॉक्टर है, केवल theoretical knowledge हो, तो क्या वो अच्छा डॉक्टर हो सकता है, अच्छा फिजिशियन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? He has to apply his knowledge expertly in preventing and controlling disease। उसको नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा किसी डिजीज़ को कंट्रोल करने में, तो मीन्स उसका पर्सनलाइज्ड स्किल भी चाहिए। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, सब लोग सेम पढ़ते हैं अपना अपना, तो लेकिन कोई डॉक्टर अच्छा होता है, कोई ख़राब होता है। ख़राब तो नहीं कह सकते, बट उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। कोई डॉक्टर बहुत इफ़ेक्टिव होता है। पढ़ाई सेम होती है, तो डिफरेंस क्या है? तो थ्योरेटिकल नॉलेज क्या हुआ, साइंस हुआ, ये तो सभी पढ़ते हैं। लेकिन जो उनकी प्रैक्टिस है, जो उनका पर्सनल स्किल है, जो उनका डेडिकेशन है अपने प्रोफेशन के प्रति, वो आर्ट है। तो साइंस तो चाहिए नॉलेज, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करना अपने पर्सनल स्किल से, ये आर्ट है। तो दोनों चीज़ें चाहिए। हम डॉक्टर की बात की, ऐसे आप सिंगर ले लो, सारे सिंगर सेम पढ़ाई पढ़ते हैं, सेम नॉलेज होता है उनका, लेकिन कोई ज़्यादा पॉपुलर होता है, कोई कम हो सक्सेसफुल होता है। क्यों? वही अगेन पर्सनलाइज्ड स्किल में आर्ट। तो इसीलिए मैनेजमेंट में भी दोनों चीज़ें चाहिए, साइंस भी चाहिए और आर्ट भी चाहिए। यही क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट न्यू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है नई चीज़ें, नया बदलाव लाने में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने में। और चेंज तो करना ही पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होता है। इन्वायरमेंट चेंज होता है मीन्स कस्टमर के टेस्ट अलग होते हैं, चेंज हो जाते हैं, कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, जोग्राफिकल कंडीशन चेंज होता है, और इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता रहता है। तो चेंज तो करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट हमें उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये मैनेजमेंट का बता रहा है कि वो कौन सा इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट का, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो आंसर है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, पढ़ाए थे पहले, अब देख लेना उसको। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कई पॉइंट्स हैं, तो इसमें इसके बारे में पूछा था कि ये कौन सा है इम्पोर्टेंस का पॉइंट, तो पॉइंट बताना था। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक से मीन्स वही चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना, और चेंजेस करने ही पड़ते हैं। बिजनेस करना है तो हमें चेंज के साथ चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैनेजर इज कंटिन्यूअसली इंगेज्ड इन maintaining an orderly arrangement in his group efforts। मैनेजर्स जो होते हैं या कोई पर्टिकुलर मैनेजर इंगेज्ड इन मेंटेनिंग एन ऑर्डरली अरेंजमेंट में लगा रहता है, उसको मेंटेन करने में। किसमें? ग्रुप एफर्ट्स। क्योंकि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनमें एक अरेंजमेंट ऑर्डरली एक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना चलेगा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। तो सो दैट देयर एक्शंस मूव इन सेम डायरेक्शन। ये ऑर्डरली अरेंजमेंट क्यों होता है? जिससे जो लोग काम करने वाले हैं उनके एक्शन सेम डायरेक्शन में जाएं
और उनका कॉमन पर्पस जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का, वो अचीव हो सके। आपको बताना है कि यहाँ जो ये सेंटेंस बताया गया इसमें मैनेजमेंट का कौन सा प्रोसेस के बारे में बताया गया है और उसका आपको इम्पोर्टेंस भी बताना है। तो पहले आप तो पहचानेंगे तब तो इम्पोर्टेंस बताएंगे। तो पहचानना है कि किस प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने हाईलाइट किया जिससे पहचानोगे आप, मेंटेनिंग एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ हिज ग्रुप एफर्ट। तो अगर आपको याद हो तो ये कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। कैसे जाने हम, मेंटेनिंग एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ हिज ग्रुप एफर्ट। तो इसका कंसेप्ट हम पहचान गए कौन सा है, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस बताना है तो अब आप पढ़ लेना, बताया गया है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन है, आंसर तो वही होगा। थ्रू दिस प्रोसेस अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेज। अब कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बार बार पढ़ो। द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, वही मेंटेनिंग अरेंजमेंट बोलो, सिंक्रोनाइजेशन बोलो, हार्मोनाइजेशन बोलो, ये सब कोऑर्डिनेशन की पहचान है। तो यहाँ भी वही पहचानना था कंसेप्ट, प्रोसेस। तो प्रोसेस हम पहचान गए कि कोऑर्डिनेशन है और इम्पोर्टेंस आप एक बार देख लेना, पीछे पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Tanveer is responsible for assigning work to employees and representing their grievances to Mr. Deepak. तनवीर से बॉस, ये तनवीर है, इनके बॉस का नाम है दीपक। तनवीर का काम क्या है, अपने एम्प्लॉइज़ को काम सौंपना। हाँ भाई तुम ये करो, तुमको ये करना, तुमको ये करना, तुमको ये करना है। और रिप्रेजेंटिंग देयर ग्रीवेंसेज, अगर उन एम्प्लॉइज़ के कोई ग्रीवेंसेज हैं, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को तनवीर अपने बॉस दीपक को बताता है। आपको पहचानना क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तनवीर किस लेवल पे काम कर रहा है और दीपक किस लेवल पे काम कर रहा है। तो तनवीर का क्या काम है, एम्प्लॉइज़ को वर्क देना और उनके ग्रीवेंसेज जो हैं अपने बॉस को बताना। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए थे, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दो तीन चीज़ें हैं चैप्टर में जो बहुत इम्पॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए होंगे उसमें देखेंगे ध्यान से। तो और इसके पहले MCQ भी हम लोग डिस्कस किए थे, तो बार बार यही टॉपिक्स आए थे। कौन कौन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन, इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। तो ये जो इसका जो आंसर है, उसका आंसर है कि तनवीर जो है वो ऑपरेशनल लेवल पे है, अपने एम्प्लॉइज़ को काम देना, उनके ग्रीवेंसेस को। आप फंक्शन बढ़ना तो आप समझ जाओगे, फंक्शंस बताया गया है पीछे, उस फंक्शन को पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तनवीर ऑपरेशनल लेवल पे है और ये तनवीर का बॉस है, तो ऑपरेशनल लेवल के ऊपर कौन सा लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है। तो फंक्शंस अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर बड़े आराम से हम समझ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज़ टू इंक्रीज सेल्स बाय 10% बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है उसका काम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना। तो उन्होंने अपना गोल बना लिया कि हम अपना सेल को 10% बढ़ाएंगे। कैसे, डिस्काउंट देकर। लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो रिलक्टेंट है, वो डिस्काउंट नहीं देना चाहता है। क्यों, डिस्काउंट करेंगे तो कम सेल, हमारा रेवेन्यू कम आएगा। जैसे अगर कोई सामान 100 का है, 5% डिस्काउंट दे दिए तो 95 ही आएगा, 5 रुपये का नुकसान होगा। तो अब यहाँ पे दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं डिस्काउंट हमें देना चाहिए, देंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है
कि आप डिस्काउंट दोगे तो पैसे रेवेन्यू कम हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे पूछा है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस हम पढ़ाए थे। अब एक बार देख लेना कि इस कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करें। कन्फ्लिक्ट क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है डिस्काउंट देना चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। तो इस कन्फ्लिक्ट को कैसे दूर करेंगे? ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन से हम दूर करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस है कि कन्फ्लिक्ट को दूर करता है। तो कौन सा इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन का, वो आपको बताना है, जो इस काम को, कन्फ्लिक्ट को दूर करने में मदद करेगा। तो आंसर है डिस्कस्ड फंक्शनल डिफरेंशिएशन गिवन अंडर हेडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में एक पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या है वो आप पढ़ लेना। वैसे यही है डिफरेंशिएशन, क्या कि दो अलग अलग फंक्शन है, डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस अलग अलग है। अब इन दोनों का कन्फ्लिक्ट है, तो इसको दूर करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि हमें ये देखना है कि ओवरऑल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल क्या है। चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो दोनों एक ही फर्म के, एक ही कंपनी के हैं दोनों डिपार्टमेंट। तो जो कंपनी का इंटरेस्ट है, कंपनी का जो गोल है उसको अचीव करना है मेन। तो इन दोनों के बीच में आपस में तालमेल बैठाना है कि डिस्काउंट देने में फ़ायदा है। बात करनी पड़ेगी दोनों मैनेजर से कि डिस्काउंट देने में अगर फ़ायदा है, हो सकता है डिस्काउंट देने से अगर हमारा सेल बढ़ जाता है। अगर हम मान लो कोई प्रोडक्ट है, मान लेते हैं मोबाइल ही है, अगर हम 10,000 पीस बेचते हैं मोबाइल और डिस्काउंट देने से वो 15,000 सेल हो जाएगा अगर, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि पैसा तो हमको ज़्यादा आएगा। थोड़ा डिस्काउंट देने से भी सेल ज़्यादा हो सकता है, रेवेन्यू ज़्यादा आ सकता है। तो ये बातें, ये कोऑर्डिनेशन हेल्प करेगा इनके कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी है, उन्होंने टारगेट बनाया है 10,000 शर्ट बनाना है। अभी हीरो ये बाइक वाला नहीं है, इसका नाम दूसरा है। एक कंपनी है जो 10,000 शर्ट बनाने का इनका टारगेट है, जिसकी कॉस्ट इन्होंने फिक्स किया है 150 पर शर्ट। प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट। प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट अचीव कर लिया, बट कॉस्ट कितनी लगा दिया इन्हें? 160। तो डू यू थिंक प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? क्या मैनेजर इफ़ेक्टिव है? हाँ, इफ़ेक्टिव तो है क्योंकि टारगेट उसने अचीव कर लिया। हाँ, कॉस्ट ज़्यादा लगाया तो उससे इफ़ेक्टिवनेस से नहीं मतलब है। इफ़ेक्टिवनेस तो केवल टारगेट पूरा करने का बात करता है। कॉस्ट की बात तो एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन एफिशिएंट पूछा नहीं, इफ़ेक्टिव है कि नहीं ये पूछा है। तो इफ़ेक्टिव तो टारगेट पूरा हो गया टाइम पे, तो इफ़ेक्टिव है। एफिशिएंट है कि नहीं पूछा ही नहीं था। एफिशिएंट पूछता तो बोलते नहीं एफिशिएंट नहीं है, लेकिन इफ़ेक्टिव पूछा है तो इफ़ेक्टिव तो है क्योंकि टारगेट अचीव टाइम पे हो गया। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, मैच करना है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। ये है मैचिंग करना है। ये फंक्शन दिए हैं ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इतने हैं। और यहाँ पे उसका मीनिंग दिया हुआ है। तो मीनिंग ये उल्टा पुल्टा दिया है, इधर का उधर, इधर का उधर, आपको बताना है। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग इसमें से कौन सा है? डिटरमाइनिंग एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, ये ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग तो नहीं है। ये किसका मीनिंग है? डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़े थे, उसमें आपको ध्यान होगा। ये प्लानिंग का मीनिंग है, ये प्लानिंग का थर्ड का आंसर है।
फिर ये क्या पूछा, एम्स टू इंश्योर दैट राइट पीपल विद राइट क्वालिफिकेशंस आर अवेलेबल एट द राइट प्लेसेस। ये किसका मीनिंग है, कौन सा फंक्शन है, ये स्टाफिंग का है। राइट क्वालिफिकेशन का राइट पीपल को राइट प्लेस पे अपॉइंट करना। फिर है मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये कौन सा फंक्शन है, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग तो नहीं है। ये मीनिंग है कंट्रोलिंग का। मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना। मीन्स जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था, मतलब कितना होना चाहिए आउटपुट, कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है उसको कंपेयर करते हैं, फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो ये परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना ये कंट्रोलिंग का मीनिंग में आता है, ये कंट्रोलिंग फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज़। ये डायरेक्टिंग के अंदर होता है, पढ़ाए थे, डायरेक्टिंग फंक्शन होता है। तो लीडिंग, मोटिवेटिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, ये डायरेक्टिंग के अंदर आता है। तो ये डायरेक्टिंग का मीनिंग है। फिर है नेक्स्ट ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट। टास्क को ग्रुपिंग कर देना, फिर उनको डिपार्टमेंट में बांट देना। ये ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बता रहे हैं। ये सारी फंक्शन से आप इस टॉपिक पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। और अगला है क्वेश्चन है, यहाँ आंसर दिया हुआ था। और अगला है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट अगेन आ गया वही, एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो देखिए इस पे बहुत बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन पे, लेवल पे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इस पे बार बार क्वेश्चन आ रहते हैं। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पहचानना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको पढ़ के आपको पहचानना है कि ये किस नेचर के बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो लिखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। मीन्स जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं इनको इवॉल्व होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं। कैसे? एक्सपेरिमेंट कर करके, ऑब्जर्व करके एंड एक्सपेरिमेंट करके। तो ये बताना है कि ये जो मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है ये किससे मैच कर रहा है, साइंस से मैच कर रहा है कि आर्ट से मैच कर रहा है या प्रोफेशन से मैच कर रहा है, ये आपको बताना है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ाया गया है। फिर से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन इवॉल्व्ड over a period of time based on repeated experimentation and observation. तो मैनेजमेंट एज ए साइंस, ये साइंस का फीचर है। तो इसका आंसर हुआ साइंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो साइंस में ये फीचर होता है, मैनेजमेंट में भी फीचर होता है, तभी तो मैनेजमेंट को कहते हैं कि साइंस है। सेकंड है एवरी मैनेजर हैज़ हिज ओन यूनिक वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। हर मैनेजर का अपना अलग अलग तरीका होता है लोगों को और चीज़ों को मैनेज करने का। ये कौन सा फीचर है, कौन सा नेचर है, सॉरी, मैनेजमेंट एज ए साइंस या आर्ट या प्रोफेशन। तो पढ़े थे
अभी इसके बेस पे और भी पीछे क्वेश्चन था, आर्ट, जिसमें यूनिक वे, अपना अलग अलग तरीका होता है, जैसे आर्ट में होता है। तो ये मैनेजमेंट है जो आर्ट, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट है सर्टेन मैनेजमेंट एसोसिएशंस लाइक AIMA हैव फार्मुलेटेड एथिकल कोड्स फॉर मैनेजर्स बट देयर इज़ नो लीगल सपोर्ट फॉर इट। के जितना भी मैनेजमेंट एसोसिएशन है कुछ, उन्होंने अपना कोड ऑफ कंडक्ट फार्मुलेट किया है। तो कोड ऑफ कंडक्ट फार्मुलेट किया है, लेकिन इसको अभी लीगल सपोर्ट नहीं मिला है। तो ये कौन सा नेचर के बारे में बात कर रहा है? तो ये प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा है। प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हालांकि ये नेचर है नहीं मैनेजमेंट में, इसीलिए उसको प्रोफेशन पूरी तरह नहीं कहते, अभी डेवलप हो रहा है उसकी तरफ से। लेकिन ये जो है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना, ये प्रोफेशन का है। नेक्स्ट है मैनेजर्स इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल विद रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये किसकी तरफ बात कर रहा है? कि रेगुलर प्रिंसिपल्स को रेगुलर अप्लाई करके हम अपनी मैनेजरियल स्किल को इम्प्रूव करते हैं। तो ये आर्ट का फीचर है, रेगुलर अप्लाई करके प्रिंसिपल्स पढ़े, याद करके उसको बार बार प्रैक्टिस करें। फिफ्थ है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी पर्सन बीइंग अपॉइंटेड एज अ मैनेजर। कोई भी पर्सन मैनेजर बन सकता है, उसको मैनेज करने आता है तो मैनेजर बन सकता है। अब उसके लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एज अ प्रोफेशन है। प्रोफेशन का फीचर है में से एक है क्वालिफ़िकेशन होना। हालांकि ये फीचर है नहीं मैनेजमेंट में, लेकिन ये प्रोफेशन का है। नेक्स्ट है और लास्ट भी है इस क्वेश्चन का, अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज़ अवेलेबल in various areas of management which the manager has to specialize in। के बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है मैनेजमेंट के एरिया में, जिसमें मैनेजमेंट को स्पेशलाइज होना पड़ता है। तो ये बताना ही है कि इस नेचर की बात कर रहा है। तो ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, क्योंकि आर्ट में भी बहुत सारा लिटरेचर होता है और उसमें स्पेशलाइज होते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, मैचिंग करना है यहाँ पे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, ये इस ए पार्ट में, और इधर उसका एक्सप्लेनेशन है, तो मैचिंग करनी है। जैसे ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय मैनेजर्स एट ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस हैं वो एक साथ कंटिन्यूअसली परफॉर्म होते हैं। तो ये कौन सा कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है? ये कैरेक्टर है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इधर नीचे दिया है, दिया भी होगा इधर नीचे, ये है। और सेकंड है मैनेजमेंट हेल्प्स people to realize their individual as well as organizational goal। मैनेजमेंट ये हेल्प करता है कि इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो सके और ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो सके। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? ये कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। फिर है एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट
sorry, activities involved in managing an enterprise are common to all organization. मैनेजमेंट में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन होती है, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का? ये है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का? ये है मैनेजमेंट का फीचर है मल्टी डायमेंशनल। सारा सब फीचर पढ़ाया गया है, आप दोबारा पढ़ लेना एक बार। फिर है गोल आर द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जिस्टेंस है वो किस पे बेस्ड है? गोल पे है वो। तो ऊपर था गोल ओरिएंटेड। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट हैज़ टू एडाप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट को हमेशा रेडी रहना चाहिए जो चेंजेज होते हैं एनवायरनमेंट को, उनको एडेप्ट करने के लिए, अपने को एनवायरनमेंट चेंज के हिसाब से ढालने के लिए। तो ये कौन सा फीचर है? ये है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुए फिनिश। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड में पहचानने वाले ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया इतना। इसको आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।